स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ये मैं भारतीय कहानियों के लेखक परिचय, जो कि MSD 12 के लिए है, जो इग्नू का हिंदी का कोर्स है, MA का, इसके लिए मैंने लेखक परिचय एक तैयार किया है, जिसमें कि MSD 12 में 15 कहानियाँ हैं और उन सब के लेखकों के परिचय को और थोड़ा सा उसमें कहानी का एक झलक दिया है मैंने। आप देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो बहुत ज़रूरी काम आएंगे। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको नेट पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे। मैं इसी में इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहला कहानी हमारा है दीदी कहानी, जो कि मलयालम है और इसके लेखक हैं MT वासुदेवन नायर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयालम के चर्चित कथाकार MT वासुदेवन नायर की शुरुआती कहानियों में उनकी प्रतिनिधि कहानी दीदी अंधेरे की आत्मा संग्रह में संकलित है। पूरी कहानी एक बच्चे के ख्यालों के जरिए प्रस्तुत की गई है। बच्चे का नाम है अप्पू, जिसकी उम्र मुश्किल से 5 से 6 साल है। उसकी सोच के जरिए कहानी की घटनाओं का आगमन हुआ है, इसलिए भाषा एकदम सरल है और पात्रों के चित्रण में कोई जटिलता नहीं है। दीदी अप्पू की माँ है, लेकिन वह उसे दीदी ही बुलाता है क्योंकि दीदी कुंवारी माँ है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और अप्पू की एक नानी भी होती है, जो दीदी है, यानी अप्पू की माँ और अप्पू दोनों को हमेशा कोसती रहती है, लेकिन अंततः दीदी चुपचाप शादी करके चली जाती है और उसके बाद जो नानी है वह अप्पू से बहुत प्यार करने लगती है। तो इस तरह से कहानी का विस्तार किया गया है। दूसरा कहानी है लड़की जिसकी मैंने हत्या की। यह कन्नड़ कहानी है और इसके लेखक है आनंद। लेखक आनंद का मूल नाम अजामपुर सीताराम था। वह आनंद के नाम से लेखन करते थे। आनंद का जन्म 1902 में हुआ था। उन्होंने कहानी लड़की जिसकी मैंने हत्या की कन्नड़ भाषा में शीर्षक नानू कोडंगी की रचना 1931 में की थी। यह कन्नड़ भाषा से 40 के दशक की सबसे उल्लेखनीय कहानी मानी जाती है। प्रसिद्ध कन्नड़ कथाकार आनंद की यह कहानी भारतीय समाज को विवेकशीलता और सहृदयता से देखने की एक प्रभावशाली कोशिश है। यह कहानी पूर्व दीप्ति यानी कि फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। इस कहानी का वाचक स्वयं लेखक है। लेखक अपनी यात्रा का विस्तार अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी के पत्र के माध्यम से वह अपनी पत्नी को लिखता है कि वहाँ पे क्या हुआ। पूरी कहानी चेन्नम्मा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। चेन्नम्मा को चिन्नी नाम से भी बुलाया जाता है घर में। यह कहानी अंधविश्वास की कोख से पैदा हुआ है। चेन्नम्मा को बसवी बनाकर भगवान के नाम पर छोड़ दिया जाता है, अर्थात देवदासी से मिलती जुलती एक प्रथा। बसवी प्रथा वहाँ पे प्रचलित था, जिसमें कि भगवान के नाम पे जब वो चेन्नम्मा छोटी थी वह बीमार पड़ी थी और तभी उसको बसवी बना दिया गया था। और इसमें वह बचपन से ही उसकी मानसिकता ऐसी बना दी गई थी कि वो समाज के लिए है और उसको हर तरह से समाज की सेवा करनी है। हर तरह से मतलब हर तरह से। पूरी कहानी चेन्नम्मा के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी अंधविश्वास की कोख में पैदा हुई है। चेन्नम्मा को बसवी बनाकर भगवान के नाम पर छोड़ दिया जाता है, अर्थात देवदासी से मिलती जुलती एक प्रथा। चेन्नम्मा लेखक के कमरे में आती है और वह खुद को लेखक के सेवा के लिए प्रस्तुत करती है। तब लेखक उसे समझाता और कहता है कि यह गलत है। वह कहता है कि तुम मेरी नहीं, भगवान की सेवा करो, अगर तुम्हें भगवान के लिए छोड़ा गया है। अंततः चेन्नम्मा को आत्मज्ञान होता है और वह आखिर में आत्मग्लानि से आत्महत्या कर लेती है। यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है कि चेन्नम्मा आत्मग्लानि से आत्महत्या करती है या फिर लेखक उसे नहीं स्वीकारता है, उसकी सेवा को नहीं स्वीकारता है, उसकी वजह से आत्मग्लानि होती है उसे और उससे आत्महत्या करती है। यह क्लियर नहीं है, लेकिन वह अंत में आत्महत्या कर लेती है और इस बात का लेखक को बड़ा दुख होता है और उसके लिए वह खुद को जिम्मेदार समझता है। अगला कहानी ट्रेडिल तमिल कहानी है। लेखक श्री जयकांत जयकांत तमिल के मुपांसा के नाम से जाने जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद के यह प्रमुख कथाकार हैं। इनका जन्म 2 मई 1934 को
तमिलनाडु के कदलूर में हुआ था। तमिल भाषाओं में ने जयकांतन को कहानी सम्राट की उपाधि से विभूषित किया है। साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म भूषण से सम्मानित इस कालजयी रचनाकार ने 150 से भी अधिक कहानियाँ लिखी है। जयकांतन ने ट्रेडिल के कथानायक के जीवन का सूक्ष्म अध्ययन कर उसका चित्रण किया है। दलित, शोषित, निर्धन, मजदूर जीवन समस्याओं के अंकन के साथ साथ उसके हृदय की गहराई में उतरकर चित्रण किया है। मजदूर भी मनुष्य होते हैं, उनके भी कुछ सपने होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए वे जीवित रहते हैं, दर्द सहते हैं, अपमान झेलते हैं। उनके सपनों का संबंध ना तो अकूत पूंजी के स्वामी बनने से है और ना ही राजाधिराज या सम्राट की ऊंची कुर्सी से होता है। सपने छोटे छोटे होते हैं, जीविका से संबंधित अथवा जीवन की आवश्यकता से जुड़ी होते हैं। विनायक मूर्ति का भी एक सपना था, छोटा सा, विवाह करने का सपना, घर बसाने का सपना। जैसे निर्धनों का कोई सपना कभी साकार नहीं हो पाता, वैसे ही विनायक मूर्ति का सपना भी चूर चूर हो जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है। इसमें जो मजदूर का जीवन है और जो मालिक का जीवन है उसको दिखाया गया है, पूंजीवादी व्यवस्था को दिखाया गया है कि मजदूर का जीवन जो है मालिक के मूड पे डिपेंड करता है। मालिक का अगर मूड अच्छा है तो कुछ पैसे दे दिए, अगर अच्छा नहीं है तो दुत्कार दिए, भगा दिए। और जो मजदूर है वो किस तरह से एक दिन रात वो कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करता है, और वो जो मेहनत करता है उससे जो पैसे आते हैं, उसका जो इनकम होता है वो सारा किसका होता है? मालिक का होता है। बहुत ही कम पैसे में मजदूरी करता हुआ एक मज़दूर अपने सपनों को किस तरह से बुनता है और वह वहीं पे टूट जाते हैं, वो इस कहानी में दिखाया गया है। एक बैल की तरह काम करते हुए जो विनायक मूर्ति है उसको वो बीमार पड़ जाता है और इसकी वजह से उसकी शादी ना करने का सलाह देता है डॉक्टर। इस तरह से उसके सपने टूटते हैं। ये सारी चीज़ें एक पूंजीवाद पे एक बहुत बड़ा आघात करते हुए लेखक ने लिखा है। प्राणधारा तेलुगु का कहानी है ये। इसके लेखक श्री कालीपट्टनम रामाराव हैं। कहानियों के मास्टर के नाम से प्रसिद्ध कालीपट्टनम रामाराव तेलुगु के वरिष्ठ कहानीकार हैं। 1924 में इनका जन्म श्रीकाकुलम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रामाराव साहित्य में सामाजिक यथार्थ के समर्थक हैं। समाज में मानव मूल्यों को स्थापित करने के लिए रूढ़िवादी और सामंतवादी शक्तियों से संघर्ष करती हुई सामाजिक शक्तियों का चित्रण इन्होंने अपनी कहानी में किया है। ग्रामीण परिवेश में पानी की प्राणधारा के रूप में माना गया है और इस प्राणधारा के लिए संघर्ष करते हुए लोगों को इस कहानी में दिखाया गया है। लोगों की ज़रूरत की चीज़ों पर उच्च वर्ग के लोगों का दावेदारी और गरीबों के मन में हीनता का भाव, आक्रोश, संवेदना आदि इस कहानी में सहृदयता के साथ दिखाया गया है। इसी प्रकार अगला कहानी है अपने लिए शोक गीत, जो बंगला का कहानी है। इसकी लेखिका है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी का जन्म 8 जनवरी 1909 को एक परंपरावादी बंगाली परिवार में हुआ था। आशापूर्णा देवी ने अपनी कहानी और उपन्यासों में स्त्री पुरुष के बीच गैर बराबरी, अन्याय, परंपरागत हिंदू परिवारों में पुरुष संकीर्णता आदि पर कठोर प्रहार किया। इस तरह उन्होंने स्त्री और पुरानी परिवेश से आधुनिक वातावरण में लाने का प्रयास किया। जो स्त्री थी उनको पुराने परिवेश से आधुनिक परिवेश में लाने का काम किया इन्होंने। इसलिए उनकी छवि एक प्रखर स्त्रीवादी लेखिका के रूप में निर्मित हुई। यह एक अवकाश प्राप्त यानी रिटायर्ड आदमी अविनाश की कहानी है। बच्चे, बहू, पोते, पोती से भरा पूरा परिवार है, मगर अविनाश को लगता है कि वह अपने घर में अप्रासंगिक हो गया है, अकेले हो गए हैं, कोई उनका ख्याल नहीं रखता, सब अपनी अपनी धुन में व्यस्त है। उनके खाने पीने का जो शौक़ है उन चीज़ों का कोई तवज्जो नहीं देता। इन सब में उनके लिए सबसे तकलीफ़देह है कि पत्नी सैलवाला भी उनसे दूर हो गई है। पत्नी ने इस बदले हुए परिवेश को अपना लिया है, परंतु अविनाश बाबू को यह बदलाव ग्राह्य नहीं है।
इस कहानी में एक जो अविनाश बाबू है रिटायर्ड है, और वो देखते हैं कि किस तरह से पहले उनका एक बड़ा सा कमरा होता था, अब उनको एक छोटे से कमरा में उनको रख दिया गया है, और उनकी जो ज़रूरतें हैं दिन भर उनको कोई पूछता नहीं है, सभी अपने अपने गृहस्थी में व्यस्त हैं। जिस तरह से जब वो कमाते थे, जब उनकी नौकरी थी, तब उनको जो महत्व दिया जाता था वो महत्व अब उनको नहीं मिलता है। और ये जो खाई है जो पिता और पुत्र के बीच, और एक जनरेशन गैप जो है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है इस कहानी में। एक अविस्मरणीय यात्रा, लेखिका इंदिरा गोस्वामी। असमी का है ये कहानी, आसामी कहानी है। डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी असमिया साहित्य की अत्यंत प्रसिद्ध लेखिका हैं। इंदिरा गोस्वामी का जन्म 1942 में दक्षिण कामरूप के अमरंगा सत्र के सत्राधिकार परिवार में हुआ था। भारतीय साहित्य के उनके अवदान के लिए उन्हें 2000 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इंदिरा गोस्वामी के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने लेखन से जीवन की यात्रा नहीं, बल्कि जीवन अनुभव से लेखन जगत की यात्रा की है। इंदिरा गोस्वामी सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और बाद में रचनाकार हैं। सबसे पहले वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बाद में वह रचनाकार हैं। गोस्वामी की कहानियों में आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले कारक मिलते हैं। एक अविस्मरणीय यात्रा इसी कोटि की है। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा अभिशाप है। इंदिरा गोस्वामी ने अभावग्रस्त लेकिन एक जिम्मेदार परिवार के वृद्ध पिता तथा उस घर के एक युवा पुत्र के बीच के खाई को दिखाया है। वृद्ध किस प्रकार अपनी ज़रूरतों के लिए चाय की दुकान से पूरी करता है। जो उनकी ज़रूरतें हैं वृद्ध की, वो एक चाय का दुकान चलाते हैं जो कि रोड के किनारे है, और उसी से अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। हमेशा उनके मुख पर मुस्कुराहट दौड़ती रहती है। वहीं जो युवा है उसकी आवश्यकता को समाज पूरी नहीं कर सकती और वह गलत रास्ता अपना लेता है। आतंकवाद में ना तो कोई माँ होती है और ना ही कोई बहन, ना ही कोई परिवार होता है तो केवल विनाश। यह अपनों का भी संहार करता है। इन चीज़ों को बड़ी मार्मिकता से लेखिका ने अपनी इस कहानी में दिखाया है। वृद्धा व्यक्ति शांति सद्भाव की स्थापना करते हुए संतों के गीत गाता है। उसी का जवान बेटा हिंसा प्रतिरोध के लिए अथवा व्यवस्था की हत्या करने के लिए आतंक मचाए फिरता है। उसका लक्ष्य है आतंक, दहशत, उपद्रव। गोस्वामी ने असम के बहाने पूर्वोत्तर भारत का संपूर्ण भारत समस्याओं की वास्तविकता को चित्रित किया है। मानवता विरोधी शक्तियों को पहचान कर उसकी क्रूरता और वास्तविकता को उजागर किया है। अगला कहानी है हमारा बघेई, जो उड़िया कहानी है। इसके लेखक है गोपीनाथ महंती। कथाकार गोपीनाथ महंती की सृजन यात्रा निबंध लेखन से शुरू होती है। 1940 में गोपीनाथ महंती को उड़ीसा प्रशासनिक सेवा के तहत जिला अधिकारी के रूप में नियुक्ति मिली और उन्होंने बहुत सारा समय उड़ीसा के आदिवासी इलाके में आदिवासियों के साथ उठते बैठते बिताया। लेखक ने अपनी कहानी का मूल विषय आदिवासी जीवन को ही बनाया है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में रहने वाले आदिवासी जनजीवन की धार्मिक मान्यताओं के बारे में कहानीकार ने प्रसंगानुकूल चित्रण किया है। वहाँ की मंत्र, जड़ी बूटी, झाड़ फूक, उनकी प्रबल आस्थाओं और उनमें बखूबी दिखाया गया है। बघेई कहानी की पृष्ठभूमि में परतंत्र भारत नहीं, स्वतंत्र भारत है। स्वतंत्रता के कई दशक के पश्चात आदिवासी समाज की स्थिति जस की तस बनी रहती है। उसके रोज़मर्रा जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उनमें से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर जो नगर विमुखी होते हैं वे अपने जड़ से कट जाते हैं, अपना नाम पता बदलकर बाबू बन जाते हैं। बघेई आदिवासी जल, जंगल और ज़मीन को सर्वोपरि मानते हैं, उन्हें अपना जीवन मानते हैं। उनके सपने उन्हीं तत्वों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेडेंग के निवासी अपने को केचुआ मानते हैं। धनु पंडित कहते हैं कि केचुआ माटी के साथ रहता है, माटी को बनाता है, माटी को खाता है, माटी को खोदता है, मर जाने पर
मिट्टी की शक्ति को बढ़ाता है। हम भी वही हैं। प्रजातंत्र मानव हित का नहीं होकर राजनेताओं के हित का काम कर रहा है, इसलिए वह बाघ के समान है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से समाज के इस उपेक्षित वर्ग को उजागर किया है। विद्रोह मराठी कहानी है और इसके लेखक बाबूराव बागुल हैं। दलित साहित्य के विकास में बाबूराव बागुल जी की का जो स्थान अति महत्वपूर्ण रहा है। दलित साहित्य आंदोलन की पहली पीढ़ी के लेखकों ने दलित जीवन की व्यथा एवं वेदना को प्रस्तुत किया। वहीं दूसरी पीढ़ी ने अपनी रचनाओं में विभिन्न विधाओं के माध्यम से दलित जीवन के मानसिक विद्रोह, वेदना, मानव केंद्रित संवेदना, जीवन संघर्ष, मुक्ति हेतु क्रांतिकारी चेतना को अपनी लेखनी द्वारा पाठकों के समक्ष रखा। इसी दौर में बाबूराव बागुल की कहानियों ने दलित साहित्य को एक अतुल्य द्रुत गति प्रदान की। बाबूराव बागुल जी दलित पैंथर आंदोलन के संपादक सदस्यों में से एक थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी इस आंदोलन में सक्रियता निभाई। यही कारण है कि उनकी रचनाएं बहुत विस्फोटक हैं, जो क्रांति के बारूद से भी भरी हुई है। उनकी कहानियों के पात्र जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। विद्रोह कहानी के पात्र प्रभु ने 2 साल पहले अपने बेटे की नौकरी के लिए अर्जी भेजी थी, जिसका जवाब अब आया है। प्रभु का बेटा जय 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, जो कि इस भंगी की नौकरी से सख्त खिलाफ है। जो ये भंगी की नौकरी उसके पिता उसको दिलवाना चाहते हैं, उनका बेटा जय उसके सख्त खिलाफ है, परंतु उसके माता पिता चाहते हैं कि वह इस नौकरी को स्वीकार करे। जय जवाब देता है कि वह स्कूल छोड़ सकता है, चोरी डकैती करने को तैयार है, परंतु भंगी की नौकरी नहीं करेगा। अतः कहानी में दलित जाति का विद्रोह को लेखक ने दिखाया है। ओरे चुरुंगन मेरे कोंकणी कहानी है। लेखिका मीना काकोडकर। ओरे चुरुंगन मेरे कोंकणी भाषा में लिखी एक भारतीय कहानी है। इसकी लेखिका मीना काकोडकर है। इनका जन्म गोवा के पोलोलम में 21 सितंबर 1944 को हुआ था। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इससे भी बढ़कर संतानहीन माता की ममता पर आधारित है। इस कहानी में ग्रामीण जीवन के अनेक खंड चित्र भी अंकित हुए हैं। भारतीय समाज में सदियों से निसंतान माता को अभिशप्त माना गया है। इस कहानी में अपनी दीदी के नहीं रहने पर दीदी के पुत्र को अपने पास ले आती है। जो मौसी है वो अपने दीदी के पुत्र को ले आती है, और मौसी जो है वो मातृहीन है, उसके अपने बच्चे नहीं हैं। वह उस बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है और उसे तमाम खुशियाँ और सुविधाएं पहुंचाती है। उसके साथ खेलती है, मज़े करती है, उसको कोई दुख ना हो इस बात का ध्यान रखती है, उसे गोद में बिठाती है। वो भूल जाती है कि वह बच्चा उसकी दीदी का है। वह अपने बच्चे की तरह ही उसका पर अपना मातृत्व लुटाती है। अंततः बच्चे का पिता रघु उसे लेने अचानक पहुंच जाता है और बच्चा खुशी खुशी रघु के साथ चला जाता है। इसी वेदना को दिखाया गया है कि किस तरह से जो जिसके कोई बच्चे नहीं है, वैसी एक माता जो है, एक औरत जो है, वो किस तरह अपने मातृत्व को दिखाया गया है उसके। और यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। चिता गुजराती कहानी है। लेखक रघुबीर चौधरी। रघुबीर चौधरी का जन्म 5 दिसंबर 1935 को उत्तर गुजरात के एक छोटे से गांव बाबूपुरा में किसान परिवार में हुआ था। बाबा और पिता के इतिहास, पुराण के वाचिक ज्ञान एवं भजन मंडली के सत्संग द्वारा उनका बचपन किशोर जीवन संस्कारित हुआ। गुजरात विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर बने रहे। रघुबीर चौधरी के साहित्य में शहर और गांव जीवन के बीच द्वैत नहीं है। गुजराती के वे ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने गांव और शहर के जीने को रचनाओं का आधार बनाकर अपने अनुभव की व्यापकता का प्रमाण दिया है।
चिता रघुवीर चौधरी के पहले दौर की कहानी है। चिता दाम्पत्य प्रेम की कहानी है। एक आकस्मिक दुर्घटना, गड़ासा लगने से टिटनस के कारण पत्नी हेती की अकाल मृत्यु हो जाती है। इससे जीवन सत्वहीन बन जाता है। जो जीवन है वही इसका पात्र है। वह स्वयं को अपराधी मानता है। चिता की तरह उसके मन में भी आग सुलगती रहती है। इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप जीवन की निरस्ता और अपराध बोध को संकेतों में व्यक्त किया गया है। दूजो कबीर राजस्थानी कहानी है ये, और लेखक हैं विजय दान देथा। राजधानी कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर विजय दान देथा हैं। उन्होंने राजधानी लोक कथा का शोध कर आधुनिक संदर्भ में उसकी सृजनात्मक पुनर्रचना की है। वे न सिर्फ राजस्थानी बल्कि हिंदी कहानी के भी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। कहानी का आरंभ ही लोक कथाओं की शैली में होता है। ये भारी भरकम पोथे कबीरा जाने जितने तोते, ये धर्म कर्म के पथ सारे, मलकीचर के ही गलियारे। और भी बहुत कुछ है इस लाइन में लिखा हुआ। तो ये लोक कथा के रूप में इसको शुरू किया गया। आगे जाके कहानी में स्त्री पुरुष संबंध में भी दोनों की बराबरी और सहमति का मानदंड प्रस्तुत किया गया है। धर्म के प्रश्न पर इस कहानी के पात्र कबीर की उलटबासी भगवान के सामने इंसान की औकात को प्रतिष्ठित करती है। राजा जब अपनी बेटी को कबीर के लिए प्रस्तुत करता है तो उसके स्वर में पुत्री को संपत्ति समझने का दंभ बढ़ा हुआ होता है, और कबीर उसे मना कर देता है। और यहाँ पर पितृसत्तात्मक मान्यता को स्पष्ट रूप में दिखाया गया है। इकलौती बेटी के प्रति पिता के प्यार के नाते राजा की व्यवस्था को भी यहाँ अनेक बार दिखाया गया है। दूसरी तरफ गांव के ठाकुर की धूर्तता को बीच में दिखाया गया है। इस तरह विजय दान देथा की यह कहानी राजा के माध्यम से राज्य, सत्ता और कबीर के माध्यम से एक सामान्य मनुष्य के मूल्यों की टकराहट हमारे सामने पेश करती है। यह कहानी राजा और उसकी बेटी के परस्पर बातचीत के जरिए मनोभावों के उत्कट घात प्रतिघात को भी सामने लाती है। जनता के मूल्यों की विजय की आकांक्षा को लोक चेतना में दबी हुई है, उसे यह कहानी एक पौराणिक समय में पूरा होते हुए दिखाया जाता है। अगला कहानी हमारा टोबा टेक सिंह, जो कि उर्दू का कहानी है, और इसके लेखक है शहादत हसन मंटो। शहादत हसन मंटो की गणना उर्दू के महान कथाकारों में होती है। उनकी कहानियाँ उर्दू साहित्य में मील का पत्थर है। देश का विभाजन भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने आम आदमियों को बराबर दुखी ही किया है। मंटो का जन्म 11 मई 1912 को हुआ था। उन्हें लंबा जीवन नहीं मिला। मंटो कहानीकार होने के साथ साथ पत्रकार, फिल्म लेखक और रेडियो के पटकथा लेखक भी थे। मंटो की यह कहानी भारत के दुखद विभाजन के इर्द गिर्द घूमती है। मंटो ने विभाजन के दुख को व्यक्त करने के लिए पागलों की कहानी का चरित्र बनाया है। कहानी में दर्ज समय विभाजन के लगभग 2 से 3 वर्ष बाद का है। कहानी घटित होती है लाहौर के पागल खाने में, जो कि बंटवारा हो जाने से वो लाहौर यानी कि पाकिस्तान में है, और एक सरहदें तय कर दी गई है हिंदुस्तान पाकिस्तान की। लोग अपनी जड़ों से उजड़ गए हैं। कहानी का पात्र एक ऐसा पागल है जो विभाजन को अस्वीकार करता है, और उसकी व्यवस्था का गहरा बोध भी कहानी के पाठकों को कराता है। यह कहानी बताती है कि साधारण लोग विभाजन के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। यह मुट्ठी भर लोगों का पका पकाया दिमागी पुलाव था। आज भी सरहद के दोनों ओर ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके घाव अब तक भरे नहीं हैं। अपना अपना कर्ज अगला कहानी है, जिसके कि लेखक हैं अमृता प्रीतम, और यह पंजाबी कहानी है। पंजाबी साहित्य के विलक्षण प्रतिभा संपन्न तथा लेखिका अमृता प्रीतम केवल पंजाब की ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि है। पंजाब की इस प्रसिद्ध कहानीकार का जन्म 31 अगस्त 1919 ईस्वी को ज्ञानी करतार सिंह के घर गुजरावाला में हुआ, जो स्वयं एक अच्छे लेखक थे और
नगारा नाम का मासिक पत्र निकालते थे। अमृता प्रीतम बाद में लाहौर आकर बस गई। अमृता के साहित्य में निजी पीड़ा तथा पुरुष प्रधान समाज में नारी व्यवस्था कथा के साथ साथ विश्व पीड़ा के दर्शन होते हैं। इन्हें पंजाबी मीरा भी कहा जाता है। नारी जाति की प्रवक्ता के रूप में विख्यात अमृता का साहित्य मानवता का साहित्य है। अमृता प्रीतम पहले एक औरत है, फिर लेखिका। औरत होने के नाते औरत जाति की मजबूरियों, मुश्किलों, बेबसियों, रुबाइयों तथा पुरुष प्रधान समाज द्वारा होने वाली बेइंसाफियों और ज्यादतियों को भली भांति समझती हैं। काला गुलाब में वे लिखती हैं, कभी मेरी छोटी आयु में मुझे एहसास हुआ था कि मेरी माँ ने अपने सारे रोष एकत्र कर मेरा बुत तराश दिया था। हिंदुस्तान के विभाजन के समय हुए जुल्मों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी औरत जाति ने अपने मन की पीड़ा को एकत्र कर मेरी रूह को तराश दिया था। अमृता प्रीतम की कहानी अपना अपना कर्ज, विभाजन धारित दुख, दर्द, टीस की पृष्ठभूमि पर उकरे पंजाब के दर्द सहित समूची मानवता के दर्द की कहानी है। अमृता ने विभाजन की त्रासदी को केवल देखा ही नहीं बल्कि भोगा भी है। इसलिए विभाजन की विभीषिका उनकी कहानियों में अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी ढंग से व्यक्त हुए हैं। कहानी स्त्री पात्रों, रुक्कों और मूर्ति के दुख दर्द तथा उनके संवेदना की कहानी है। कहानी में प्रेम, धोखा, बदला तथा मातृत्व को दिखाया गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अंतर्द्वंद से जूझते हुए मानव मन की अनेक परतों को अनेक कोणों से उद्घाटित किया गया है। अमृता प्रीतम मनोभावों की कुशल चितेरी हैं। उन्होंने पूरे समाज की शल्य चिकित्सा करते हुए पुरुष के अहम को दबिश दी है। अगला कहानी है जवाबी कार्ड, जो कि कश्मीरी कहानी है। उसके लेखक है दीनानाथ नादिम। दीनानाथ नादिम का जन्म मार्च 1916 में श्रीनगर के एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में ही जब उनकी उम्र महज 8 साल की थी, उनके पिता शंकर लाल कौल का देहांत हो गया था। माँ ने उनका लालन पालन किया। वह पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर समझदार बहुत थे। दीनानाथ नादिम शुरू में अंग्रेजी और उर्दू में कविताएं लिखा करते थे। कुछ रचनाएं उन्होंने हिंदी में भी लिखी। जब 1948 में कश्मीर में रेडियो की स्थापना हुई तो दीनानाथ नादिम ने कश्मीरी भाषा को प्रोत्साहित करने के मकसद से अनेक प्रयोग किए। जवाबी कार्ड जो है वो कश्मीरी भाषा की पहली कहानी है। पहले पुश कार्ड के साथ जवाबी कार्ड भी लगा होता था। चिट्ठी लिखने वाला उस पर कुछ नहीं लिखता था, केवल अपना पता लिखकर दे देता था। पत्र पाने वाला चिट्ठी पाते ही जवाबी कार्ड पर जवाब लिखकर वापस भेज देता था। दीनानाथ नादिम मूलतः कवि हैं। उनकी रचनाओं में प्रगतिवादी तत्वों का समावेश है। रेडियो की स्थापना के बाद कश्मीरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए दीनानाथ ने कविता के अलावा गद्य में भी रचनाएं लिखी। जवाबी कार्ड कहानी में कश्मीरी ग्रामीण समाज का सुंदर चित्रण किया गया है। कहानी के पात्र गुल साहब हैं। कहानी में कश्मीर की स्थितियां स्पष्ट नहीं है मगर जाहिर है कि उन दिनों सीमा पर लड़ाई चल रही थी। कश्मीर की सुरक्षा खतरे में है। ऐसे में सेना में भर्ती होने से उनके गांव वालों को भरोसा बन गया कि वह कश्मीर की रक्षा करेंगे। इस कहानी के जरिए दीनानाथ ने संदेश देने की कोशिश की है कि कश्मीरी समाज मुख्य रूप से मिलजुल कर रहने वाला, एक दूसरे के सुख दुख में बराबर का साझेदार रहने वाला है। वह मूलतः शांति प्रिय समाज है। आखिरी कहानी है 5 पत्र, जो कि मैथिली में है और इसके लेखक है हरिमोहन झा। प्रख्यात रचनाकार हरिमोहन झा का जन्म 18 सितंबर 1908 अश्विन कृष्ण अष्टमी को हुआ। उनके पिता जनार्दन झा जनसीदन मैथिली के सुप्रसिद्ध रचनाकार और विशिष्ट विद्वान थे। वह कुंवर वाजिदपुर वैशाली बिहार के निवासी थे। कहते हैं कि उन पर सरस्वती की विशेष कृपा थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से उनकी गहन मित्रता थी। सरस्वती पत्रिका के दिनों में वे अपने साथ खूब सक्रिय थे। 5 पत्र
एक कालजयी कहानी है। हरि मोहन झा के कथा लेखन का उत्कृष्ट नमूना है। मध्यम वर्गीय मैथिली नागरिक के 40 वर्षों के दाम्पत्य जीवन की यात्रा में प्रेम की ऊष्मा और अनुराग किस तरह शुष्क और निर्लिप्त हो जाता है, इसके दार्शनिक पहलू को यहाँ बेहतरीन ढंग से रेखांकित किया गया है। मैथिली की यह कहानी उनके चरचड़ी कथा संग्रह में संकलित हुई। उसी वर्ष कहानी धर्मयुग में प्रकाशित होकर भारत में बृहत्तर समुदाय की प्रशंसा हासिल कर चुकी थी। पर मैथिली में लिखी इस कहानी में 10-10 वर्ष के अंतराल पर एक मैथिली पति द्वारा अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा गया है। कहानी के मध्यम वर्ग की जीवन दर्शन को दर्शाया गया है। इसमें जीवन के बदलाव के साथ ही परेशानियों को भी बदलते हुए दिखाया गया है। मध्यम वर्ग या सामान्य परिवार की इच्छाएं तो बहुत होती है, परंतु उनकी मजबूरियां भी उसमें कम नहीं होती। संबंधों का खोखलापन, चाहे वह पति पत्नी के बीच हो या बहू बेटे के बीच, नई पीढ़ी की एक तरफा खाई जिसमें वह माता पिता से तो बहुत कुछ लेना चाहता है, परंतु उन्हें देना कुछ भी नहीं चाहता। इस तरह से अब देखेंगे कि मैंने पूरा MSD 12 का जो लेखक परिचय और एक तरह से कहानी का जो समीक्षा है वो मैंने डाला है यहाँ पर। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। और हमेशा जब भी आप तैयारी कीजिए तो चैप्टर वाइज, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता इग्नू का। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट के तौर पे पढ़ना चाहिए और उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और कुछ प्रश्न ऐसे हो जो थोड़ा कम पढ़ा जाए, लेकिन आपको पूरा ही कहानी एक बार देख लेना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि ये 15 कहानी में से इनको बांटा गया है 4 भाग में, 4-4 कहानी। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक में से एक कहानी आता है। तो अगर आप 3 भाग को आप क्लियर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपका 3 प्रश्न हो जाएंगे। और इसमें से आपको कहानी इसलिए पढ़ना चाहिए, इसमें से 10 ऐसे कहानी है जिसमें से व्याख्या आता है, तो आपको वो 10 कहानियों को पढ़ लेना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि सभी कहानियों का सार आपको यहाँ पे मिल जाए और आपको आसानी हो पढ़ने में। तो उन कहानियों से व्याख्या आता है, तो 2 व्याख्या और 3 प्रश्न करने होते हैं MSD 12 में। इस तरह से आप अपनी तैयारी अच्छी करिए और एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।